बजट से ठीक पहले पेश आर्थिक सर्वे ने यह साफ कर दिया है कि अर्थव्यवस्था में कहां-कहां मजबूती है और कहां-कहां कमजोरी है और सरकार को इस कमजोरी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाना जरूरी है। मोटी भाषा में कहें तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार पिछले साल के मुकाबले कितनी बढ़ेगी। अगर बहुत तेज चली तो 6.8% यानी 6.8% तक रहेगी और थोड़ा सा धीमी रही तो 6.3% यानी 6.3% तक रहेगी। चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा हैं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर, लेकिन इन चुनौतियों के बीच भारत में संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा हैं। कृषि क्षेत्र में अपार संभावना है, रिफॉर्म की ज़रूरत है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ज़रूरत है, डीरेगुलेशन की ज़रूरत है। ऐसे तमाम बातें आर्थिक सर्वे में कहा गया है। इस आर्थिक सर्वे में जो भी बातें कही गई उसके पीछे क्या सोच है, इस पर हम बातचीत करेंगे अपने शो में आगे चलकर वी अनंत नागेश्वरन से, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं और जिन्होंने आर्थिक सर्वे बनाया है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस पूरे चर्चा में हिस्सा लेने के लिए शामिल हो रहे हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य जी, इकोनॉमिस्ट साकेत मिश्रा जी, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इकोनॉमिस्ट माधवी अरोड़ा, सीआई के नेशनल इलेक्ट्रॉनिक कमेटी के चेयरमैन विनोद शर्मा जी शामिल होंगे, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। मैं लक्ष्मण राय आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। आज चूंकि इकोनॉमिक सर्वे है और हम लोग के पास तो बहुत ही अच्छा थर्मामीटर होता है कि किस इकोनॉमिक सर्वे को, किस बजट को लोगों ने पसंद किया, उस थर्मामीटर को कहते हैं हम लोग शेयर बाजार। और शेयर बाजार के हमारे साथ गौरांग शाह से ज़्यादा बेहतर एक्सपर्ट कौन हो सकता है। सबसे पहले उन्हीं के पास चलूंगा। गौरांग शाह साहब, आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों में ऐसी बातें ढूंढ लेते हैं जो शायद बाजार के लिए बेहतर निकल कर आए। इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे को पेश हुए कई घंटे हो गए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पूरे लेंस लगा कर देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे में कहाँ कहाँ बाजार को उठने की गुंजाइश है। पसंद आया बाजार को सर्वे? बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। जिस प्रकार का रुख और रुझान आज बाजार में था, यही समझ में आता है कि जो इकोनॉमिक सर्वे में बातें सामने आई और जो बातें रखी गई, चुनौतियां अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर तो है ही, लेकिन स्थानीय मार्केट में भी अगर आप देखें तो चुनौतियां हैं। और उन चुनौतियों को सामना करने के लिए और उन पर निर्णायक तरीके से यश पाने के लिए मेरे ख्याल से आने वाला जो कल है, बजट का दिन, वहां पर उम्मीद थोड़ी बहुत ज्यादा इस बारी बना करके चल रहे हैं लोग। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो उम्मीद पर लोग चल रहे हैं, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी कुछ ऐसी घोषणाएं करेंगे जहां पर देश का विकास, खपत, ऋण की मांग में जो कमी थी वो, और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय अनुशासन ध्यान में रखते हुए कामकाज करेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। और ये इसलिए भी ज्यादा जरूरी है लक्ष्मण जी, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय राष्ट्रपति ट्रंप जी ने टिप्पणियां करी है, मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तकलीफें हमारे देश में स्थापित कंपनी को झेलनी पड़ती है, उस पर भी थोड़ी बहुत सहूलियत हो और कुछ नीतियां बनाई जाए, ऐसा मान करके चलते हैं। तो बाजार ने इकोनॉमिक सर्वे को तो सर्वे को सराहा है। अब देखते हैं हाँ, कल क्या आता है। देखते हैं कल क्या आता है। माधवी, अर्थशास्त्री होने के नाते, इकोनॉमिस्ट होने के नाते आपने इकोनॉमिक सर्वे में क्या अच्छा पाया, कितना बैलेंस पाया आपने, या फिर कहूं मैं दूसरे शब्दों में कि इकोनॉमी के हालात को कितना ज्यादा रिप्रेजेंट करता हुआ दिखा इकोनॉमिक सर्वे? सो इको सर्वे ऑफ कोर्स पहले तो बैरोमीटर रहा नहीं अभी बजट के लिए एज सच। टू सम एक्सटेंट ये बेसिकली इट्स मोर लाइक अ समरी ऑफ एटलीस्ट द अर्ली चैप्टर्स आर बेसिकली समरी ऑफ व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली थ्रू द ईयर। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने रेज किए, which is largely to do with the fact that there is genuinely a labor slack in the economy। जहां उन्होंने बोला कि पिछले साल भी यही कहा था कि we need around 8 million jobs in the non-farm sector, जिससे आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन जो आने वाली है अगले 10 साल में कैन बी सॉर्ट ऑफ एब्जॉर्ब। उन्होंने इसी पे स्ट्रेस दोबारा किया कि डीरेगुलेशन, लेबर रिफॉर्म्स, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, ये बहुत जरूरी है। और इनफैक्ट इन्होंने काफी हाफ भी किया इस बात के लिए कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट कोविड के बाद बहुत बड़े हैं, the proportion of the profit have not been fairly shared with the labor market per se। तो wages as a proportion of profits actually बहुत बुरी काफी हद तक गिरे हैं since COVID।
और ये बहुत जरूरी है कि लेबर को एडिक्वेटली रिवॉर्ड किया जाए, ताकि देयर इज अ रीजन फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑल्सो ऑफ लेबर टू इंक्रीज इन जनरल। तो ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोला, स्किलिंग और प्रोडक्टिविटी शेयर टू बी एडिक्वेटली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। So that I think very important। and उसी पे उन्होंने एक और काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया, वो एआई का किया कि इतना कंप्लेसेंसी मत रखिए विद रिगार्ड टू एआई, बिकॉज इंडिया अल्टीमेटली इज अ सर्विसेज sector economy, largely IT services and non-IT services in terms of exports, and this AI का जो nascent stage है, it has to be understood कि it could probably lead to bigger problems in the long run. So I think to somewhere you need to not be very complacent about the AI-led employment hurt that we can face in the sector. बिल्कुल। तो ये सारी बातें निकल सामने आई हैं। हमारे पास AK भट्टाचार्य साहब, साकेत मिश्रा जी और विनोद शर्मा जी बने हुए हैं। आप लोगों के पास आऊँगा, लेकिन इस बीच सीधा चलते हैं वी अनंत नागेश्वरन जी के पास, जो कि मुख्य आर्थिक सलाहकार है, जिन्होंने इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे को बनाया है। उनसे बातचीत करते, फिर उसके बाद आप लोगों का रिएक्शन आगे चलकर मैं लूँगा। कुछ मिनट तक आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। वी अनंत नागेश्वरन साहब, आपका स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहला सवाल, जो आपने पहला ये इकोनॉमिक सर्वे का कवर पेज देखा मैंने, तो बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी। इस पे आपने नॉटिकल शिप विल का पिक्चर बनाया हुआ है। इसके पीछे क्या सोच थी, क्या आप कहना चाह रहे थे इस पे? We need to basically steer the ship or navigate the economy through uncertain, turbulent waters as the global economic and political environment that used to prevail over the last 20, 30 years are now giving way to a new equilibrium. Therefore, we have to be very steady and steer the ship through these uncertain waters. That was the logic behind the cover. बिल्कुल, ये कवर पेज की जो तस्वीर होती है वो हर बार इकोनॉमिक सर्वे में चर्चा का विषय रहता है। एक बार कभी थाली बनाई गई थी, कभी चाइना का ग्राफ बनाया गया था, और ये शिप विल बनाया गया है। लेकिन आपने जैसा कि बताया कि एक पूरा ग्लोबल चीज़ें जिस तरीके से लैंडस्केप चेंज हो रही है उसको रिप्रेजेंट करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो आपने इस सर्वे में एक जो बात कही, वो ग्रोथ को सबकी नज़रें उसी पर टिकी रहती है, 6.3 to 6.8%। तो इसमें आपको अपसाइड डाउनसाइड रिस्क कहाँ दिख रहा है, चूँकि IMF ने 6.5% का अनुमान दिया है? That's right. I think at the moment we would say that the range is broad enough to cover both the potential for upside and the downside. So the midpoint is somewhere between 6.5 to 6.6%. So right now we don't feel that the risks are tilted to any one side at this point. देखिए, दरअसल ये जो आपने 6.3 to 6.8% का दिया, ये लगातार दूसरा साल है जब ग्रोथ 7% से नीचे हो रहा है। लोगों का कंसर्न ये है कि एक तरफ 2047 तक विकसित भारत का हमने टारगेट रखा है, तो ऐसे में एक ग्रोथ एस्टिमेट जो है के हिसाब से चले तो विकसित भारत का टारगेट पूरा कर पाना कितना फिजिबल दिख रहा है आपको? 8% is an average growth rate we have to achieve, but yes, we can achieve. In some years we may be, like for example in 21-22 economy grew at 9.7%. So there will be years in which we can do better than 8%, and there will be some years when global situation is still evolving, that growth rate may be on the lower side. So in that sense, it doesn't necessarily mean that India will have to give up its goal of being a developed nation or Viksit Bharat by 2047. बिल्कुल परफेक्ट। दरअसल हो क्या रहा है कि बजट से पहले एक बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही है, इस पे चर्चा हो रही है, वो है कंजम्पशन ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए। कंजम्पशन बहुत स्लो पेस में चल रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में कंजम्पशन बढ़ाने के लिए बहुत ठोस उपाय मुझे दिखे नहीं। आप लोगों ने क्या सोचा इसके पीछे? So last time there was so much concern about rural consumption and everybody spoke about the K-shaped recovery in rural India, urban India doing well, etc. Now the shoe is on the other foot. Rural consumption is doing very well and people are saying urban consumption is not going well. So it is very clear that the concerns that were expressed about rural consumption were cyclical in nature. So it rebounded and now it is continuing to do very well. So urban India
the same thing may happen. Some of the consumption slowdown could very well be temporary, brought about by some of the macro-prudential actions taken, etc. And right now, one of the issues we would like to address urban consumption, not necessarily through fiscal policy, that's a separate issue. We are basically saying that deregulation so that the cost of doing business comes down, so that small and medium enterprises can grow, hire more people, and that is how you create income growth and consumption growth. The second approach we have tried to, indication we have given for urban consumption is private sector itself to look at its hiring and compensation practices, which can automatically become a mutually reinforcing cycle of demand growth and production growth, employment, income growth, again, consumption growth. So these are the two dimensions through which we are addressing the consumption story from a long-term perspective. Back to you. बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा नागेश्वरन सर के इसमें आपने कई सारे रास्ते बताए हैं कैसे मौजूदा हालात से बाहर बेहतर किया जा सकता है। उसमें एक आपने डी रेगुलेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। मेरा सवाल स्पेसिफिक है, टॉप 3 डी रेगुलेशन क्या होना चाहिए और इन डी रेगुलेशन का असर जीडीपी कंट्रीब्यूशन में कितना होगा, आपका एस्टिमेट क्या कहता है? It's very difficult to give you quantifiable estimates. We have shown in the economic survey in one of the chapters that the states that did very well on the business reform action plan have also seen much faster industrial activity, much better industrial activity. And the specific areas, mainly we want to concentrate on the factors of production like land and labor, building regulations. And we also indicated that some of the regulations apply in even areas like education, etc. So there is action to be taken in multiple sectors. चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आपने जो भी सुझाव दिए हैं उस पर हम लोग उम्मीद करें कि बजट में इस पर कुछ अमल होता हुआ दिखे, तो बजट पर सबकी निगाहें टिके रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज से जुड़ने के लिए। तो वापस चलते हैं अपने पैनल के साथ जो हमारे साथ बने हुए हैं। साकेत मिश्रा जी, आपने सुना वी अनंत नागेश्वरन साहब को। इन्होंने एक जो बड़ी चुनौती बताई वो ग्लोबल मोर्चे पे था। यही वजह है कि जो इनके पूरे कवर पेज का जो पिक्चर है वो इसको रिप्रेजेंट भी कर रहा है। आपके हिसाब से कितना बड़ा चैलेंज है ये? पहले तो धन्यवाद, आपने यहाँ पे आमंत्रित किया। अगर मैं होता तो मैं शायद ये पुरानी शिप की व्हील की जगह कोई नई रेसिंग कार वगैरह की व्हील लगाता, क्योंकि हम लोग को इस समय थोड़ा सा एग्रेसिवली प्रगति और ग्रोथ की तरफ दिशा देनी है इकोनॉमी की। ग्लोबल कंडीशंस जो होती हैं, हमेशा कोई ना कोई तो चैलेंज होता ही है। चाहे तो ट्रेड बैरियर होता है, या चाइना आगे निकल रहा होता है, या यूक्रेन का वॉर होता है। फैक्ट ये है कि हमारे देश की इकॉनमी, डोमेस्टिक इकॉनमी बहुत बड़ी है, और अगर हम लोग अपने ही पोटेंशियल को रियलाइज कर लें तो ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस का होता है इम्पैक्ट, उसको हम लोग अपने आप ही कम कर सकते हैं। एम्बिशन की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, बिल्कुल एमिशन की ज़्यादा ज़रूरत है और ऑयल प्राइसेस का जो इम्पैक्ट होगा उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं। मैं आपके पास आऊँगा विनोद शर्मा जी, उससे पहले मैं AK भट्टाचार्य साहब से एक एडिटोरियल कमेंट ले लेता हूँ। भट्टाचार्य सर, आपने इकोनॉमिक सर्वे देखा और आपको कैसा लगा? ये इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही कंजर्वेटिव रुख लेके चल रहा है, कोई बहुत ही इनोवेटिव आइडिया देने में कितना कामयाब होता दिख रहा है? देखिए, ये इकोनॉमिक सर्वे है जिसे हम कहेंगे आर्थिक प्रेक्षण। तो ये पिछले 2 साल से हमने देखा है इकोनॉमिक सर्वे का रुख थोड़ा बदल गया है। पहले जैसे इकोनॉमिक सर्वे कोशिश करती थी कि किस तरह से वो इशारा दे बजट में क्या होगा नहीं होगा, पर इकोनॉमिक सर्वे का प्रधान जो काम है वो कि क्या देश में आर्थिक स्थिति क्या है, कि क्या मजबूरियां हैं, क्या इसके अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और क्या क्या करना चाहिए, बजट की दिशा से नहीं। तो मैं ये समझूंगा कि इस संदर्भ में ये इकोनॉमिक सर्वे एक इकोनॉमिक सर्वे है, और इकोनॉमिक सर्वे में बहुत कुछ छिपा हुआ है जिससे हमें इशारा मिलता है कि सरकार की जो दृष्टिकोण जो है वो किस तरफ मुड़ रही है, झुक रही है। पहली बात जो नजर आती है इस इकोनॉमिक सर्वे से, लगता है कि सरकार, केंद्रीय सरकार इंडिया इंक से थोड़े बहुत निराश है। ये निराश इसीलिए है कि उन्होंने काफी प्राइवेट सेक्टर को बोला कि
इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। इनकम कॉरपोरेशन टैक्स घटाया गया, बहुत सारे इंसेंटिव भी दी गई, पर प्राइवेट सेक्टर ने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाया क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे पास डिमांड नहीं है, मेरे पास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है, तो मैं क्यों ज्यादा इन्वेस्ट करूं। तो ये मुझे लगता है कि इस सर्वे में एक प्रच्छन्न इशारा है कि अगर आप अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं और अर्बन जो वेजेस जो हैं, वेजेस श्रिंक करने से आप अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप अपना योगदान नहीं कर रहे हैं इकोनॉमी की ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये एक जो सरकार की ये जो असेसमेंट है, ये कहीं ना कहीं किसी तरह या बजट या कुछ तरह से इसकी एक प्रतिफलन जरूर हमें नजर आएगी अगले कई हफ्तों में या कल बजट में भी। दूसरी बात यह है बिल्कुल, कि जो ये बड़ा इशारा आप कर रिफॉर्म, रहे हैं। हाँ, इशारा, जो दूसरी बात यह है कि रिफॉर्म का जो जो एजेंडा जो है, कई मायनों में जो जुलाई के बजट में निर्मला सीतारमन जी ने कहा था कि एक इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क स्टेट और सेंटर के साथ बनाया जाए, उसी का एक पूर्वाभास मिला है, जहां पे हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो स्टेज 2 रिफॉर्म्स की बात की है, जिससे कि उन्होंने कहा डीरेगुलेशन स्टिमुलस, और ये सारा चीज का जो थोप दिया गया है स्टेट्स के ऊपर कि स्टेट्स कैसे करें। और मुझे लग रहा है कि जो रिफॉर्म का जो 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 भार वहन करना है, ये स्टेट्स को करना पड़ेगा, और वही चीज इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क में अगर मंत्री जी पेश करती हैं वो नजर आएगा। दो चीज मैं कहूंगा इस संदर्भ में कि दो चीज से मुझे जरी जी। थोड़ा बहुत आश्चर्य हुआ, कि एक तो कि जो एक्सचेंज रेट जो एक किसी तरह से जो अर्थनीति के ऊपर बहुत बड़ा दबाव डालता है, उसके ऊपर इकोनॉमिक सर्वे का जो एक असेसमेंट है बहुत ही मामूली था। और मुझे लगा कि इकोनॉमिक सर्वे ने एक्सचेंज रेट की इम्प्लीकेशंस क्या होगी अर्थनीति के ऊपर, वो उन्होंने मेरे ख्याल से उन्होंने खुलासा नहीं किया है। उन्होंने काफी एक सॉर्ट ऑफ रिजर्व तरीके से उन्होंने उसको अप्रोच किया है, और मैं समझता हूं उसमें शायद पारदर्शिता का भी अभाव बिल्कुल। हो सकता है। और अंतिम बात मैं कहूंगा कि इस सारे इकोनॉमिक सर्वे में सरकार की एक नीति थी, वो थी एसेट सेल की नीति, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट। मुझे लग रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे फिर से एक बार दोहरा रहा है कि सरकार ने अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट को शायद घर से बाहर निकाल के वो सोच रहे हैं कि अब स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। तो ये चार चीज मैं कहूंगा ये कि इस इकोनॉमिक सर्वे से का एक बिल्कुल, ये चार पूर्वाभास चीज़ें इसमें, बिल्कुल इसमें दो चीज़ें जो आपने कही, एक्सचेंज रेट और एसेट सेल, इन दोनों पे माधवी मैं आपसे कमेंट लूंगा, लेकिन विनोद शर्मा जी के पास चलता हूं। विनोद शर्मा जी, पूरे इकोनॉमिक सर्वे में और फिर जिस तरीके का आपने हमारे वक्ताओं को सुना आपने, तो इंडस्ट्री, कॉरपोरेट एक कह सकते हैं कि उस पर उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बंध गई है। इकोनॉमिक सर्वे का पूरा एक चैप्टर लिखा गया है कि कैपिटल और लेबर के बीच में कैसे डिप्लॉयमेंट फंड का अच्छे से किया जाए। माधवी ने कुछ देर पहले कहा भी था, और अभी भट्टाचार्य साहब भी कह रहे थे, कॉरपोरेट टैक्स कम किया गया लेकिन इसका फ़ायदा लोगों को नहीं मिला, उसको रेवेन्यू में शामिल कर लिया गया। अब इतने सारी बातें उठने के बाद आपको लगता है कॉरपोरेट को अब आगे आना होगा? जी लक्ष्मण जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। उद्योग जगत जो पहला भी नागेश्वर साहब ने भी कहा और उससे पहले डिमांड को फॉलो करता है। अगर मेरी कैपेसिटी अनयूटिलाइज्ड है तो मैं और कैपेसिटी क्रिएट नहीं करूंगा। जैसा आपने बताया कि जो कवर पर जो एक शिप व्हील का पिक्चर है, मेरे ख्याल से उसी को अगर हम लें तो ये चॉपी वाटर्स में से अब हमारा जहाज हिंदुस्तान भारत उसमें से गुजर रहा है। और जब भी ऐसे बहुत ज्यादा हेडविंड्स या बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी दिखती है तो हमको अपने फंडामेंटल्स पे झांकना पड़ता है। फंडामेंटल्स क्या है आज भी अगर मैं आपसे कहूं, और मैं एक एमएसएमई इंडस्ट्री को ज्यादा रिप्रेजेंट करता हूं, फंडामेंटल्स ये है कि आज भी हिंदुस्तान में ट्रेडिंग करना आसान है, मैन्युफैक्चरिंग करना मुश्किल है। मैं किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे हमारे यहाँ मोबाइल फोन्स की बहुत असेंबली हो रही है और बहुत अच्छा एक्सपोर्ट भी हुआ है, असेंबली में वैल्यू एडिशन कम होता है और उसमें जो डिसेबिलिटीज हैं, चाहे वो लैंड का एक्स्ट्रा कॉस्ट हो, लेबर की प्रोडक्टिविटी का प्रॉब्लम हो, इलेक्ट्रिसिटी का एडिशनल कॉस्ट हो, फाइनेंशियल कॉस्ट हमारा ज्यादा हो,
ये सब का जो प्रभाव है एक असेंबली ऑपरेशन पर आप मानेंगे कम पड़ेगा, और अगर मैं डीप डाउन मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, उसके सारे कंपोनेंट्स हिंदुस्तान में बनाऊंगा, तो उसमें इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। सिमिलरली जो रेगुलेशंस पे बात की गई, मैं उतने ही ज्यादा इंस्पेक्टर्स मुझे जूझना पड़ेगा जितना ज्यादा मैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाऊं। तो मेरा मानना यह है कि जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग को आसान नहीं बनाते, युवक और युवतियां ये सपना ना देखने लगे कि वो भी एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, न केवल वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बने, न केवल वो सर्विसेज में काम करें, तब तक हम ये इकोनॉमिक बेसिक जो ग्रोथ रेट है आप देखेंगे, अगर कोविड का प्लस और माइनस हटा दें, तो हम लगभग पिछले 7-8 साल से 7-6 6.5% ही घूम रहे हैं। और आपने सही पूछा ये सवाल कि अगर हम विकसित भारत की तरफ जाना चाहते हैं 2047 तक, तो मेरे ख्याल से इसको कम से कम 8% करना बहुत जरूरी है। और इस 8% करने में सरकार का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विशेषतर, और कॉर्पोरेट सेक्टर का न केवल ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लाने पर जोर होना चाहिए। लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट में आप देखेंगे लेबर कोड को बने हुए बहुत साल हो गए, लेकिन स्टेट्स अभी तक अडॉप्ट नहीं कर रहे। तो हमने सीआई में इस भी पे एक आऊंगा बात मैं कि क्या रिफॉर्म करने की जरूरत है विनोद जी, इस पे आऊंगा। हालांकि मैं तो अब उतना युवा नहीं रहा, पता नहीं अब किस युवा की बात कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री डालने की इच्छा मेरी भी बड़ी रहती है। लेकिन अब क्या करूँ, यहाँ से छोड़ के जा नहीं सकता हूँ, तो फैक्ट्री डाल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फैक्ट्री डाल के प्रोडक्शन हो, ये वाकई देखना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता। माधवी, आप कैसे, इन्होंने ए.के. भट्टाचार्य जी ने सवाल बड़ा अच्छा उठाया कि कई सारी चीज़ों पे थोड़ा सी चुप्पी साधते हुए दिखे इकोनॉमिक सर्वे में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। जो एक्सचेंज रेट है वो एक सबसे बड़ा कंसर्न आज की तारीख में है। आरबीआई की तरफ से निगाहें हैं, कोई कह रहा है कि नहीं इसको वोलेटाइल रहने दीजिए, इंटरवेंशन मत करिए, कोई कह रहा है कि नहीं कुछ करना होगा, लेकिन उस पर इकोनॉमिक सर्वे कुछ कह नहीं रहा है। पिछले क्वार्टर में आरबीआई का स्ट्रैटेजी बहुत अलग था करेंसी पे। अगर इकोनॉमिक सर्वे आइडली स्पीकिंग, या तो वो क्रिटिकल होंगे आरबीआई की मैसिव डिफेंस में जो उसने रुपी के लिए किया इन द लास्ट क्वार्टर, जब रुपी पे कोई अटैक ही नहीं हो रहा था पर से, नेचुरल आउटफ्लोज हो रहे थे एफआईआईज के। तो अब अगर मैं मेरा अपना एस्टिमेट देखूं तो लास्ट क्वार्टर में मेरा बीओपी विच इज द फंडामेंटल डिफरेंस और नीड ऑफ द इकोनॉमी इज अराउंड 30 बिलियन का डेफिसिट होगा मैक्सिमम। और आरबीआई ने लगातार डिफेंड किया रुपी को फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर टू द ट्यून ऑफ मोर देन 100 बिलियन। तो मतलब बेसिकली मैं 4x ऑफ माय फंडामेंटल नीड मैंने ना केवल इंटरवीन किया, पर मैंने अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी एसेट्स का 20% भी एक बार में खर्च कर दिया, जबकि मेरी करेंसी पे कोई डायरेक्ट अटैक नहीं था। ग्लोबली देयर वाज अ डॉलर डिमांड एंड देयर वाज नेचुरल डेप्रिसिएशन अक्रॉस इमर्जिंग कंट्रीज। तो आप सही बोले कि आरबीआई की स्ट्रैटेजी की वजह से रुपी ना केवल ओवर वैल्यू हुआ, पर फॉर कंट्रीज लाइक चाइना, जहां से हमारा नियरली बायलैटरल 40% ट्रेड डेफिसिट है, हमारे 35% कैपिटल गुड्स आर ओनली इम्पोर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम चाइना। ऐसी कंट्री के अगेंस्ट अगर हमारा करेंसी सिर्फ 2 महीने में 2-2.5% अप्रिशिएट हो गया, बिकॉज हमारी करेंसी वही रही जहाँ की थी, बाकी सब इमर्जिंग मार्केट्स मोर देन 3% 4% डिप्रिशिएट हुए उस क्वार्टर में, क्लियरली आपका ट्रेड इम्बैलेंसेस एक्चुअली बढ़ ही जाएंगे इन द लॉन्ग रन। So, as my co-panelists were mentioning, that manufacturing is the missing link, right? Services is one industry जिसको बिना policy intervention, बिना government intervention के बहुत, it has flourished a lot. Be it IT sector, be it GCCs, जो नया buzzword है पिछले 3-4 साल से, वो sector जिसमें government का बिल्कुल हाथ नहीं रहा, and had become a very big contributor to exports of the economy and even employment creation to some extent at the margin. इन सेक्टर भी काफी ज्यादा डिपेंडेंट है रुपी के ऊपर, राइट? प्लस अगर आप मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा इम्पीटस देना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि डोमेस्टिक कैपेसिटी का क्रिएशन का इंसेंटिव बढ़े, तो कम से कम इफ यू डू नॉट वांट टू आर्टिफिशियली डेप्रिशिएट द करेंसी, कम से कम उसको नेचुरल करेक्शन तो होना ही चाहिए। मतलब आपको उसको आर्टिफिशियली अप्रिशिएट करने का कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली तुम्हारी करेंसी पे कोई अटैक भी नहीं कर रहा है। नोबडी वाज रियली ट्राइंग टू टारगेट इंडिया। इट वाज नॉट 2013 where India was the founding member of say Fragile Five. मतलब आर्टिफिशियली उसको मैनेज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था। मतलब सी वॉलेटिलिटी मैनेज करिए, पर वॉलेटिलिटी किल कर देंगे तो आप बेसिकली इकोनॉमिक प्लेयर्स, रियल इकोनॉमिक प्लेयर्स को, लाइक एक्सपोर्टर, इंपोर्टर्स एंड ईसीबी हेजर्स, इन सबको तुम कंप्लेसेंट बना रहे हो। ठीक है, यू आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ किलिंग इन्वेस्टिंग इन एनी सेंस इन एनी एसेट क्लास पर से। आपका सिर्फ इंसेंटिव यही होना चाहिए कि आप
वॉलेटिलिटी को कर्ब करें, पर आप डायरेक्शनल फ्लो को भी रोकेंगे, देन यू आर अ डर्टी इंटरवेंशनिस्ट। बिल्कुल तो सर ने बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बोला साकेत कि मिश्रा जी, हाँ साकेत मिश्रा जी, वोलेटिलिटी को आप कम करिए, लेकिन डायरेक्शनल चेंजेस को आप खुद बनाने की कोशिश मत करिए। आपको क्या लगता है ये रणनीति कितनी सही है? नहीं, मेरे हिसाब से पूरी तरह से सही है, क्योंकि अंत में अगर हम लोग लड़ते रहेंगे ग्लोबल ट्रेंड्स के विरुद्ध, तो दुनिया और मार्केट को कोई व्यक्ति नहीं हरा सकता है। अगर वो आप एशियन क्राइसिस में जाकर के देखें, तो जो उसमें हुआ था ये साउथ ईस्ट एशियन करेंसीज के साथ, उसका यही निष्कर्ष था। और ओवरऑल जो थीम हम लोग को इस समय सोचने की जरूरत है कि किस तरह से हम लोग अपनी इकोनॉमी को सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ के मोड में डाल सकते हैं। जो मिस्टर भट्टाचार्य ने अभी कहा था कि ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सर्वे है, सर्वेक्षण है, उस वो सही चीज है कि इसने दिखाया कि कहाँ पे इकोनॉमी है, पर साथ साथ हम लोग को विश्लेषण की जरूरत है कि अगर रेवड़ी दी जा रही है हर सरकार में, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे। अगर हम लोग कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं, तो किस तरह से जो इनकम टैक्स, हमारा जो पर्सनल इनकम टैक्स का पेयर है, जो कि छोटी सी मात्रा में है देश की पॉपुलेशन में, उसको हम लोग कैसे ब्रेक दें, जिससे कि हम लोग मान लीजिए डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, कम से कम थोड़े से शेयर्स बेच सकते हैं। आईटीसी के शेयर्स, एलएनटी के शेयर्स तो सरकार बेच ही सकती है। तो किस तरह से हम लोग ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, इकोनॉमिक सर्वे उसको हाईलाइट कर सकता था। ऐसे ही R&D हमारे यहाँ कम हो रहा है। हम लोग हर बार लिखते रहते हैं, पिछले 15-20 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ ना। R&D क्यों कम होता है? R&D कम होता है क्योंकि R&D की डायरेक्ट प्रॉफिट से कोई कनेक्शन नहीं हो पाता है। अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, हम लोग कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अनदर बिग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, हम लोग उसको थोड़ा आउटसोर्स करें कि कल TCS कुछ काम करे, इन्फोसिस कुछ काम करे, नए स्टार्टअप्स कुछ काम करें, तो अपने आप उनकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि वो जानेंगे कि R&D करेंगे तो उनका बिजनेस बढ़ेगा। तो मेरा बिल्कुल सुझाव ये है कि इस सर्वे के अंदर कुछ नीतियों के जो ऑप्शंस हैं, उनके पीछे थोड़ी पारदर्शिता आ जाए तो बेहतर होगा। बिल्कुल, पारदर्शिता आ जाए तो बेहतर होगा। गौरांग शाह साहब, मैं आपको थोड़ा सा अलग मुद्दे पे ले जाना चाहूँगा। अभी भट्टाचार्य साहब ने भी कहा, और जो CI के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं उन्होंने भी कहा, विनोद जी, कि दरअसल डिमांड आएगा तभी इन्वेस्टमेंट आएगा, तभी लोग यहाँ पे पैसा लगाएंगे। और भट्टाचार्य साहब ने कंसर्न जताया कि कॉर्पोरेट टैक्स घटने के बाद भी कंपनियों ने निवेश नहीं किया। तो बाजार को कोई इस तरह की आशंका है क्या कि कॉर्पोरेट टैक्स में सरकार कोई फेरबदल कर सकती है? जो कॉर्पोरेट टैक्स घटाया था, तो जो उम्मीद थी सरकार को, उस उम्मीद पर तो पानी फिर गया है। बाजार इस चीज को सोचता है इस पे? देखिए, बाजार में तो लक्ष्मण जी, उम्मीद तो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और हम हर साल देखते हैं जब भी बजट आना वाला होता है तब उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। निजी स्तर पर जो टैक्स के दर हैं, वहां पर बदलाव हो, कॉर्पोरेट टैक्स में रियायत दी जाए, सिक्योरिटी मार्केट रिलेटेड जो टैक्स है वहां पर थोड़ी बहुत रियायत दी जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन एक दिक्कत इसमें मैं जहां तक समझता हूं, अगर मैं सही हूं तो, देखिए, हमारा भारतवर्ष जो है वो ज्यादातर निर्भर है कृषि क्षेत्र के ऊपर, और हमारी जनसंख्या जो है उसकी बड़ी मात्रा में जो आबादी है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अब पिछले साल और उसके पहले, यानी कि 2023 में और 2024 में आप देखें तो वर्षा ऋतु का जो आगमन हुआ, और जिस प्रकार से वर्षा ऋतु पूरे देश भर में फैली, और जो जिस तरीके से थोड़ी बहुत किल्लत आई पैदावार को लेकर के, वगैरह वगैरह, तो मुझे लग रहा है कि एक तो कृषि क्षेत्र के लिए आपको, देखिए, बजट हर बार ये जरूरी नहीं है कि बड़े शहरों या फिर छोटे शहरों के लिए हो। मैं ये मानता हूं कि बजट सभी वर्ग के लोगों को साथ को लेकर के चले, सभी को ध्यान लेकर के चले। और अगर खपत नहीं है, तो कोई भी बड़ा व्यक्ति जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, वो निवेश क्यों करेगी? क्योंकि उसकी जो उत्पादन क्षमता है वही 100% पर नहीं जा रही है, 80%, 70% पर चल रही है। तो वो और कैपेक्स क्यों करेगी, और पैसे क्यों वहां पर खर्च करेगी? तो जरूरी है कि आपको खपत, और हमारी खर्च नहीं अच्छी बात करेगी यह है कि तो हमारी, कॉर्पोरेट टैक्स कितना भी कम कर दें,
कॉर्पोरेट टैक्स कितना भी कम कर दें तो खर्च नहीं करिएगा, आप तो डिमांड देखिएगा, तो डिमांड क्रिएट करेगा आदमी, कैपेक्स पे कॉर्पोरेट टैक्स क्यों घटाएगा। भट्टाचार्य साहब, कहीं कोई सुबुगाहट की नहीं, आप खर्च कर रहे हैं तो ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स घटाने का फायदा है नहीं, वापस से हम कुछ बढ़ा ही देते हैं, ऐसी कोई सोच नहीं, बजट से पहले? मुझे ये नहीं लगता कि सरकार इस तरह से सोच रही है। सरकार शायद ये सोच रही है कि अगर इसका उनकी निराशा कॉरपोरेट लीडर्स के पास पहुंच जाए, शायद कॉरपोरेट लीडर्स थोड़ी बहुत और भी अगुवाई करके अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ाए। क्योंकि अगर आप देखते हैं 8-9 साल पहले हम एक प्रॉब्लम था कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। उस समय बैंकों की अवस्था खराब थी, कंपनियों की अवस्था भी खराब थी। उसके बाद यही सरकार ने अच्छी एक नीतियां का निर्धारण करके जो बैंकिंग की अवस्था में, अब अगर आप उनकी देखें, एनपीए लेवल्स देखें, वो रिकॉर्ड लेवल नीचे आ गई हैं। और जो कॉरपोरेट सेक्टर जो है, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, उनको उनको अब जो जो, जो प्रॉफिटेबिलिटी लेवल है, कैश पाइल जो उनका, वो काफी अच्छी है। और ये सरकार ये भी मानना सही है कि एक नेशनल चैंपियंस पॉलिसी के सपोर्टर भी हैं। तो अगर मान लीजिए, अगर उनके जो 10-15 जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उनके साथ बातचीत करके शायद उनको इनकरेज किया जाए, मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा लाभ होगा। हानि की इंस्टेड ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया जाए, बढ़ाया उनसे जाए, बातचीत वो करके मेरे ख्याल उनको से वो बातचीत एकदम करके सही उनका बात कोई नहीं रास्ता होगा। निकाला जाए। हाँ, बल्कि गौरांग क्या शाह करना साहब, चाहिए। एक चीज और, भट्टाचार्य साहब के पास आऊंगा दोबारा से मैं। गौरांग शाह, एक सवाल और जो भट्टाचार्य साहब ने उठाया था वो कि इसमें डाइवेस्टमेंट को लेके बड़ी चुप्पी से साधी गई। एक समय था डाइवेस्टमेंट पे काफ़ी ज़्यादा जोर था। डाइवेस्टमेंट पे जोर होने का नतीजा ये निकला कि जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर थे उनकी प्राइवेट कंपनियां काफ़ी उत्साहित हुई कि हमें एक बड़ा हिस्सा मिलेगा। जो PSUs थे वो बास्केट काफ़ी अच्छे से बढ़ा। लेकिन डाइवेस्टमेंट पे जो चुप्पी है इकोनॉमिक सर्वे का, उसको आप कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल से चूंकि इसलिए लक्ष्मण जी, क्योंकि कई सालों से हम बातें और आंकड़े सुनते आए हैं विनिवेश को लेकर के। और जहां तक व्यक्तिगत परिस्थिति है, अगर आप आंकड़े देखें तो मेरे ख्याल बाजार से निराश है इसी चुप्पी से? देखिए, मैं मानता हूं कि अगर आपने किसी भी चीज को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के अगर मार्गदर्शन करने का कमान संभाला है, तो आपको सभी चीजों पर बात करनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि 2-3 पहलू छोड़ दीजिए, जैसे अभी एक्सचेंज रेट की बात हो रही। तो मैं आता हूँ इसके ऊपर, लेकिन जब जहां तक बजट का सवाल है, मैं जहां तक विनिवेश का सवाल है, मैं ये व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि सरकार का काम है देश चलाना, नीतियां बनाना। आपको क्या जरूरत है कि आपके पास 70, 75, 80% हिस्सेदारी है और आप विनिवेश को लेकर के बातें करते हैं, आंकड़े दिखाते हैं, लेकिन उस पर जमीनी स्तर पर काम नहीं होता है। और मौका बहुत था पिछले वर्ष में, अगर आप देखने जाएं, अगर विनिवेश करना था सरकार को तो बहुत अच्छे मौके थे। मूल्यांकन भी काफी आकर्षित थे, जहां पर आपको जो विनिवेश करके आपके पास पूंजी आती थी वो आप फिर से काम में लगा देती, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, वगैरह वगैरह बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन वो हुआ नहीं। तो इससे मैं थोड़ा बहुत निराश हूं। बिल्कुल। विनोद शर्मा जी, इस बजट पे एक जो सबसे बड़ा फोकस किया गया है वो है डीरेगुलेशन को लेकर के। डीरेगुलेशन को इस तरह से जोड़ा गया है कि डीरेगुलेशन होगा तो किसी न किसी तरीके से GDP ग्रोथ में इसका कंट्रीब्यूशन भी होगा और निवेश आएगा, और जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आप बात कर रहे थे वहाँ पे एक तेजी देखने को मिल सकती है। आपको डीरेगुलेशन की गुंजाइश कहाँ कहाँ दिखती है? बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारा काम हुआ है। सरकार ने DPIIT में एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, कई डीक्रिमिनलाइज हुए, कई लॉज को हटा दिया गया। लेकिन आज आप देखेंगे सेंटर से हम ये कहेंगे जो बिजनेस होता है या फैक्ट्रीज लगती हैं, वो लगती हैं स्टेट्स में। सो हमने CII में भी ये सुझाव दिया है सरकार को कि जिस तरह से GST में हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलकर कुछ डिसीजंस ले सकती हैं और उस पर पूरे देश में उनके आपस के जो पावर्स हैं वो भी वो शेयर कर रहे हैं एक तरह से, और हमने एक बहुत अच्छी पहल वहां पर देखी। उसी तरह का अगर कोई एक कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट की जाए जिसमें सेंटर और स्टेट साथ में पार्टिसिपेट करे, लेबर के ऊपर काम करने पर, लैंड के ऊपर काम करने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जो इलेक्ट्रिसिटी जिसके बिना कोई उद्योग नहीं चल सकता, वो आज भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मोनोपोली है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल चाहती है कि बहुत सारा सोलर लगे,
हर स्टेट गवर्नमेंट उसमें अपने कुछ हद तक पैर घसीटती है और कोशिश करती है कि वो कम से कम जो बड़े उद्योग हैं वो उसका फायदा ना उठा पाए। सो मेरे ख्याल से बहुत समय हो गया, जब मुझे लगता है कई बार एक मीडियम स्केल कंपनी होने के नाते, उनके रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, कि कई हद तक हमारे हाथ बंधे हुए हैं और बहुत सारे अच्छे लोग, बहुत सारे अफसर, इंस्पेक्टर्स, वो भी देश नेशनल ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पर्पसेस है वो कुछ मिसअलाइंड है। चीन में आपने देखा है जो इतना बड़ा, और पिछले सर्वे में, इस साल नहीं, पिछले सर्वे में नागेश्वर साहब ने बहुत अच्छा चीन के बारे में भी लिखा था। हमको मेरे ख्याल से कुछ सीखने की जरूरत है। होल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सेंटर स्टेट टुगेदर, होल ऑफ द इंडस्ट्री टुगेदर एंड होल ऑफ द सोसाइटी, जब तक हम लोग साथ में काम नहीं करेंगे और जो हम सप्लाई साइड से हम अपने कॉस्ट को बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे बहुत फंडामेंटल इश्यूज हैं। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में वर्कर्स को कहीं रहने की जगह नहीं मिलती है, वो कहीं दूर से कम्यूट करते हैं, अपनी फैमिलीज के बिना रहते हैं, उनके खर्चे बढ़ जाते हैं उसकी वजह से। आज आप देखेंगे हम इतना बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। रियलिटी, जमीनी हालत ये है आज कि मेरी फैक्ट्री अपनी नोएडा में है और हम बोर्ड लगा लगा कर परेशान हो गए, हमको लोग नहीं मिलते हैं काम करने के लिए। और मैं अपने साथियों से बात करता हूँ, सबका ये हाल है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ हद तक वो मनरेगा या किसी और रूप में उनको कुछ पैसे मिल रहे हैं और वो भी शायद शहर में रहकर फेडअप हो चुके हैं, तो वो अपने गांव में रहना चाहते हैं। स्थिति ऐसी है। सैलरी ऑफर करते हैं कि नहीं आने के लिए? नहीं, ऑफर ऑफिस, जब हमको लोग चाहिए तो हम सैलरी तो जरूर ऑफर करेंगे, मिनिमम वेजेस से कहीं ज्यादा करेंगे, लेकिन जो भी आप ऑफर कर रहे हैं शायद वो उनको इकोनॉमिक सेंस नहीं बन रहा है उस वर्कर को। वो कहता है मुझे इसके आधे दाम अगर वहां गाँव में फ्री मिल रहे हैं, थोड़ी बहुत खेती कर लेंगे और वहीं पे मैं अपनी फैमिली के साथ रह लूंगा, तो शायद उसको वो बेटर लग रहा होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं कुछ फंडामेंटल्स पर। आज जो लोग अपने आप फंडामेंटल्स है, को, उसको ठीक करने की जरूरत है। हाँ, माधवी, एक सवाल मैं आपके चीज, पास लेकर आऊंगा, मैं कि आऊंगा वापस से, विनोद जी आपके पास आऊंगा। माधवी, एक सवाल जो इन्होंने बड़ा एक कंसर्न उठाया है, आपको देखा होगा आपने एफडीआई इनफ्लो को लेकर के, उन्होंने लिखाया चार्ट बना करके कि वर्ल्ड एफडीआई नेट इनफ्लो जो है, जो परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड जीडीपी है, उसमें अक्रॉस द ग्लोब गिरावट देखने को मिली है। और चार्ट देख के तो ऐसा लगता है कि 1991 1991 के लेवल पे पहुंच चुका है। ये कितना बड़ा कंसर्न आपको लग रहा है? ये एफडीआई लाने की कोशिश सरकार की हमेशा से रही है वैसे? तो इंडिया में लार्जली एफडीआई इंक्रीज जब हुआ था, वो बेसिकली सर्विस सेक्टर में ही हुआ था। एफडीआई मैन्युफैक्चरिंग हुआ ही नहीं है। तो जो बिग चंक एफडीआई का आया था, जब हमारा नेट एफडीआई ऑलमोस्ट 50 बिलियन प्लस चला गया था, वो लार्जली सर्विसेज का था। और आज हमारा नेट एफडीआई लेस देन 10 बिलियन है। टू सम एक्सटेंट यू आर राइट, अक्रॉस द वर्ल्ड एफडीआई गिरा है, अक्रॉस एशिया एफडीआई गिरा है। इनफैक्ट चाइना इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसने एक्चुअली अपना एफडीआई बढ़ाया है, पर लार्ज पार्ट ऑफ डेवलप मार्केट्स उनका एफडीआई हर जगह कम हुआ है। इंडिया में तो मेरे ख्याल से काफी पैसा आपका ये प्राइवेट इक्विटी का ही आया था, जिनका एनी विच वे 4 या 5 साल का ही विजन होता है। तो ये यूनिकॉर्न्स का जो बड़ा मीनिया था, उसके समय काफी पैसा आया था, वो पैसा बना के वो निकल गए हैं, रिपैट्रिएट कर चुके हैं अपना प्रॉफिट्स। तो मैन्युफैक्चरिंग में जब तक आपका एफडीआई नहीं आएगा, वो स्टिकी एफडीआई वैसे भी नहीं रहेगा। तो इंडिया ने एफडीआई को लेके बहुत बड़ा शोर मचाया था कि हम काफी बड़े रेसिपिएंट हो गए हैं, मगर क्वालिटी ऑफ एफडीआई बहुत ही सर्विसेज सेक्टर फोकस था। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, मगर वो पैसा बेसिकली सेमी हॉट मनी था जो चला गया है वहाँ। बिल्कुल। हालांकि इसमें आर्थिक सर्वे में 2 बातें जो कही गई, जिस पर हम लोग शो में आगे चर्चा करेंगे। एक तो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर बड़ी बड़ी चीज़ यहाँ पे कही गई, जो अपने आप पे कह सकते हैं पूरा एक बड़े पैमाने पर पॉलिसी शिफ्ट की वकालत करते हुए दिखती ला रही है। और दूसरा कि एफआई के जाने के ऊपर अप्रत्यक्ष तौर पे इकोनॉमिक सर्वे में बड़ी बातें कही गई हैं जो कैपिटल मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। इस पर चर्चा करेंगे आगे, लौटते छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे खास शो, जिसमें हम लोग चर्चा करें कि आर्थिक सर्वे में ऐसी कौन सी बड़ी बातें कही गई हैं जिसको लेकर के बजट
से जुड़े हुए संकेत माने जा सकते हैं। और बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। बजट सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने एक जो हिंट दिया बजट को लेकर के, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहले वो सुना देते हैं प्रधानमंत्री ने कहा क्या, और फिर बाकी आप मेहमानों से उस पर रिएक्शन लूंगा मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। साकेत मिश्रा जी, सुना आपने प्रधानमंत्री का बयान? जी, क्या इसके मायने निकाले जाएं? मतलब इसमें मैं कोई खास माने नहीं देखता हूँ। क्लियरली ये सरकार जो है वो इनकम और वेल्थ का जो स्प्रेड है वो बेहतर करके देखना चाहती है। जैसे आपने देखा होगा कि आयुष्मान पीएम आयुष योजना के अंतर्गत करीब 40% जो सबसे गरीब लोग हैं देश में उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो किस तरह से जो संसाधन हैं देश में और किस तरह से देश के विकास में जो भागीदारी है और उसके जो लाभ हैं उनको सब तक पहुंचाया जाए, वो प्राथमिकता जरूर दिखती है माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में। बिल्कुल। भट्टाचार्य साहब, बड़े ही आशावादी बयान है, बड़ा ही धार्मिक और साथ बयान है ये। भट्टाचार्य जी। आशावादी जरूर हैं। मैं इनसे दो चीज का ये इशारा करते हैं ये स्टेटमेंट। पहली जो स्टेटमेंट जो है कि मेरे ख्याल से ये जो मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं, ये इनकम टैक्स रिस्ट्रक्चरिंग या इनकम टैक्स अमेंडमेंट लॉ जो लाने की जो बात चल रही है, जिसमें से नए कोई स्लैब या इनकम टैक्स रिलीफ करीबन सोचा जा रहा है कि करीबन 50,000 करोड़ का एक स्टिमुलस दिया जाए, जिससे कि मध्यम वर्ग को जो थोड़ी बहुत सरप्लस डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए उनकी, जिससे कि कंजम्पशन डिमांड में वृद्धि हो। ये एक पहली हुआ है। और दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि रूरल इकोनॉमी के ऊपर काफी जोर दिया जाएगा। जो रूरल इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर, अफोर्डेबल हाउसिंग इन विलेजेस, रूरल इकोनॉमी में इवन सम वेलफेयर स्कीम्स एम्ड एट द रूरल सेक्टर, मैं समझता हूं कि ये इसका इशारा ये दोनों स्टेटमेंट कर रही है। और मुझे लगता है कि वित्तीय अनुशासन तो एक आर्टिकल ऑफ फेथ है सरकार के लिए, जो हमने पिछले 10 साल में देखा है। तो वित्तीय अनुशासन को रखते हुए, टैक्स रेवेन्यू के बायोंसी के ऊपर राइट करते हुए, मैं समझता हूं कि इस बार शायद मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स रिलीफ और रूरल इकोनॉमी के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स और इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंडिया, वो मैं इसमें साफ इसके नजर आ रही है स्टेटमेंट। हालांकि और मैं आपने जो बीच में जो बात कही इनकम टैक्स पेयर्स के लिए, एक बात कहूंगा लक्ष्मण जी, मैं एक बात कहूंगा कि आपने जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात की, उसमें इस सर्वे में एक चीज खुलासा नहीं किया गया। इस सर्वे में जो नेट एफडीआई जो है, जो गिर रहा है, वो किस लिए गिर रहा है उसका कारण दिया गया है। पर उसका मैं समझता हूँ एक गलत असेसमेंट, गलत एनालिसिस किया गया है कि अगर मान लीजिए रिपैट्रिएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उससे नेट एफडीआई बहुत कम हो गया है। और इस सर्वे ने यह कहा है कि रिपैट्रिएशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट थी। मैं मानता हूं कि ये एक यूनिलैटरल और यूनिडायमेंशनल असेसमेंट है। इसमें बहुत सारे कारण हैं कि क्यों फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लोग आ रहे हैं और जल्दी मे बी प्राइवेट इक्विटी के लोग बाहर ले जा रहे हैं पैसा। पर अगर ये ट्रेंड चलता रहे, मैं समझता हूं कि पिछले 3 महीने में जो नेट एफडीआई नेगेटिव में जा रहा है पिछले 3 महीने, तो शायद ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हमारे एफडीआई इन्वेस्टमेंट फ्रंट में जरूर आ सकता है। उसकी भी चर्चा ज्यादा इस सर्वे में नहीं हुई। मैं मानता हूं डिसइन्वेस्टमेंट और जो एक्सचेंज रेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, ये 3 चीजों में ज्यादा चर्चा ठीक संदर्भ में नहीं की गई मेरे पास। बिल्कुल, एफडीआई पे एक चर्चा नहीं हुई। आप कह रहे हैं नेट एफडीआई के लिए जो बात की गई वो सही पर्सपेक्टिव में नहीं गई। गौरांग शाह साहब, सिर्फ एफडीआई और रिपेट्रिएशन ही नहीं हो रहा है, बल्कि एफआईआई भी जा रहे हैं। और इकोनॉमिक सर्वे को आपने गौर से देखा हो तो उन्होंने कहा कि भले ही डीआई कितने मजबूत क्यों ना हो जाए, लेकिन हम ग्लोबल मार्केट से अलग नहीं रह सकते। वहाँ पर उतार चढ़ाव आएगा तो असर तो पड़ेगा हमारे ऊपर।
लक्ष्मण जी, अगर जो मेरा आंकड़ा मैंने सुना है और देखा है, अगर वो सही है, तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले साल 1 अक्टूबर से मेरे ख्याल से आज तक या कल तक जो भी बिकवाली की है, उसका आंकड़ा करीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1,50,000 करोड़ या 1,60,000 करोड़ आया था। अब इतनी बड़ी बिकवाली के सामने स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने मेरे ख्याल से वो करीबन 10-15 हजार करोड़ से चुके थे, जहां तक जो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली की। और हमारे मार्केट में करेक्शन कितना आया है लक्ष्मण जी? जो सर्वोच्च स्तर हमने देखा था 26,277 निफ्टी स्पॉट का, वहां से हमने इस हफ्ते 22,800 का स्तर देखा, और उसी दिन हम 23,000 के पार गए, और आज हम 23,000 साढ़े 450 या 500 के आसपास बंद हुए। कुल मिलाकर के करेक्शन कितना आया है? 12 से 14% का मेरे ख्याल से, अगर मेरा गणित सही है तो। तो आप किस चीज की शिकायत कर रहे हैं? अगर आपके पास शेयर बाजार में 10, 15, 20, 25% जोखिम झेलने की क्षमता नहीं है, तो मेरी नम्र विनती ये रहेगी कि आप शेयर बाजार में मत आइए, क्योंकि शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन होता है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन एक बात बिल्कुल कहूंगा, तीसरी तिमाही के जो नतीजे आए हैं लक्ष्मण जी, वो शायद ये आसार दिखा रहे हैं कि चौथी तिमाही के नतीजे इससे थोड़े बहुत बेहतर हो सकते हैं। और अगर कल वित्त मंत्री जी ने नीतियां सही बनाई, तो अगले वित्तीय वर्ष में रुझान और बेहतर हो सकता है। चलिए, तो सर निगाहें टिकी रहेंगी कल वित्त मंत्री की नीतियों पर, लेकिन इस पे जो एक जो बात कही गई है, यहाँ पे मैं आपके पास आऊँगा विनोद गुप्ता जी, कि एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। इन्होंने एक डेटा के जरिए समझाया इकोनॉमिक सर्वे में कि 2009 से लेकर के 2019 तक जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वो सालाना 3,000 के आसपास होते थे, लेकिन अचानक से 2020 से वो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ने शुरू हो गए और 2023 तक ये सालाना 5,000 के आसपास पहुंच गए। ऐसे में जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें भारत की भागीदारी कितनी रहेगी, एक बड़ा चैलेंज होगा। तो आप लोगों को लगता है कि एक्सपोर्ट फ्रंट पे एक चुनौती रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से एक्सपोर्ट की काफ़ी उम्मीद की जा रही है? जी, सो एक्सपोर्ट्स में जो स्पेशली अगर मैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करूं, तो पूरी दुनिया एक ऐसी फैक्ट्री ढूंढ रही है चाइना के अलावा, या ऐसी जगह ढूंढ रही है, या कई ऐसी जगह ढूंढ रही हैं जहां पर एक रिलायबल सप्लाई चेन उनको दिखाई दे। तो जब हम किसी पॉलिसी को चेंज करते हैं, किसी चीज में कोई चेंज लाते हैं एकदम से, तो डेफिनेटली जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो उसको बहुत अच्छे नजरिए से नहीं देखते हैं, सकारात्मक रूप से नहीं देखते हैं। नंबर वन। नंबर टू, जैसा मेरे को पैनलिस्ट ने अभी बताया आपको, ये जो डॉलर, ये जो रुपी को हमने आर्टिफिशियली एक तरह से बढ़ाकर रखा हुआ है, ये भी इस एक्सपोर्ट के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चक्कर में है। लेकिन हमारा जो मानना है, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की, कि हमने केवल एक बहुत अच्छी पॉलिसी के ऊपर, लार्जली पीएलआई फॉर मोबाइल फोन्स, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको हम कहते हैं, उसमें एक कस्टम ड्यूटी लगाई, पहले 20% की, फिर उसको 15% किया गया, और एक पीएलआई दी गई 4 से 6% का। ये दो पॉलिसीज की वजह से आपने देखा कि आज सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम हिंदुस्तान में तेल के बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल फोन हो गया है, एक मोबाइल फोन हो गया है। तो अगर केवल हम इसी को और आगे बढ़ाएं, तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप लिया जा सकता है, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कल मैडम निर्मला सीतारमन जी हम फिर हमारे सेक्टर में एक कंपोनेंट्स पॉलिसी अनाउंस करेंगी शायद, जिसमें हम चाहते हैं कि न केवल हम मोबाइल फोन असेंबली तो कर रहे थे, लेकिन उसके मॉड्यूल और कंपोनेंट भी हिंदुस्तान में बना सकें। सो इस तरह के कुछ बहुत ठोस कदम लिए जाएंगे, तो जरूर वो ग्लोबल वैल्यू चेन यहाँ बनेगी, और वो न केवल 1 साल के लिए, बट कई सालों तक हमारे एक्सपोर्ट्स को बहुत आगे बढ़ावा दे सकते हैं। बिल्कुल। माधवी, एक जो इशू उठाया गया, जो चाइना की बात बार बार हर कोई हमारे पैनलिस्ट कर भी रहे हैं, चाइना का आपने देखा होगा डेटा यहाँ पे दिया गया है कि चाइना को लेकर के जो कंसंट्रेशन वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का, वो पूरे वर्ल्ड प्रोडक्शन का काफ़ी ज़्यादा वहाँ कंसंट्रेट हो रहा है। खासतौर से ईवी व्हीकल की बात करें, सोलर पैनल की बात करें, तो ये इंडिया के लिए कितना बड़ा कंसर्न हो सकता है? चूँकि इंडिया इन सब में आत्मनिर्भर बनना चाहता था, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे लो कॉस्ट पे ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, और कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहा है चाइना। मतलब दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो एक्चुअली चाइना से बाहर जाना। माधवी, हाँ सॉरी, और माधवी आपके लिए सवाल था। चाइना का बेसिकली ग्लोबल मार्केट में उनका जो पूरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी था पोस्ट कोविड, वो बहुत ही क्लियरली फोकस था
वी डोंट नो उसका आउटकम क्या होगा इन द मीडियम टर्म, पर चाइना का ग्रोथ स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर था. वी आर गोइंग बैक टू द प्री 2010 एरा वेयर इन हमारा फोकस इन्वेस्टमेंट में रहेगा, ना केवल कंजम्पशन पे, विच इज व्हाट दे ट्राई टू रीबैलेंस इनटू, एंड इट हर्ट देम हार्ड to some extent because beyond a point consumption did not start yielding results for them. लास्ट 4-5 साल में उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है कि ना केवल वो फिनिश गुड पे फोकस करे बट इवन इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू चेन में भी एंटर करे, ताकि ग्लोबल मार्केट में उनका जो रोल है वो और स्ट्रेंथन हो. जब कोई उनके फिनिश गुड को पिनलाइज कर रहा है तो दे बिकम पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन इन द इंटरमीडिएट वे, सो दैट nobody can really escape the China route in some form or the other. Plus टेक्नोलॉजी, वहाँ पे मैसिव इन्वेस्टमेंट करी है चाइना की. R&D अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी इज एक्चुअली एक्ससीडेड यूएस इन द लास्ट 5 to 7 years. तो उनका स्टेट बहुत क्लियर है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. शायद वो उनको हिट करें. चाइना एज अ कंट्री डजंट केयर अबाउट मार्जिन्स. उनके पास the producers will actually ensure that उनके producers are just available at at whatever throwaway prices if they really want to sort of win the price war. So मेरे ख्याल से आप ग्लोबल मार्केट में आप ये देखेंगे कि we will see that problem of capacity creation, which obviously will percolate down to domestic economy as well, as all of the panelists were mentioning कि capacity utilization already मेरा काफी कम है, less than 70% है. प्लस अगर मैं ग्लोबल डायनामिक्स को देखूं जहाँ पे चाइना बहुत बड़ा मार्केट प्लेयर बन चुका है, whether we like it or not, that money or that product will find its way in domestic economy. हमने स्टील सेक्टर में देखा जहाँ पे पिछले 8 साल से हम नेट स्टील एक्सपोर्टर हैं, मगर ये साल पहला साल होगा इन 8 सालों में स्टील वी हैव बिकम द नेट स्टील इंपोर्टर, बिकॉज काफी स्टील के वेरिएंट्स ग्लोबल मार्केट्स में काफी सस्ते में अवेलेबल हैं कंपेयर टू डोमेस्टिक प्लेयर्स ऑफर. तो आई थिंक वो प्रोडक्शन कैपेसिटी क्रिएशन विल बी अ प्रॉब्लम. वहाँ पे आपको काफी ज्यादा स्ट्रेन होगा, एंड आई थिंक चाइना फैक्टर इज अ वेरी बिग वन, एंड आई डोंट थिंक वी आर रियली bracing ourselves for it fully in our numbers or in our industrial capacity creation ahead. बिल्कुल. भट्टाचार्य साहब, शो अब हमारे चूंकि आखिरी चरण में पहुंच चुका है. आपसे छोटा सा सवाल कि इकोनॉमिक सर्वे से क्यों लेते हुए बजट से क्या उम्मीद करनी चाहिए? भट्टाचार्य सर. हाँ, मुझे कह रहे हैं, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही. आपका सवाल क्या था? इकोनॉमिक सर्वे से क्यों लेते हुए बजट से क्या उम्मीद करनी चाहिए? कल बजट पेश हो रहा है. इनकम टैक्स रिलीफ, रूरल इकोनॉमी में एक स्टिमुलस. चलिए, इनकम टैक्स रिलीफ और रूरल इकोनॉमी में एक स्टिमुलस. साकेत मिश्रा जी. मेरे हिसाब से इनकम टैक्स रिलीफ तो मिलेगी, और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की बात होगी. बिल्कुल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में. गौरांग शाह साहब, बाजार की तो बड़ी उम्मीदें टिकी हुई है. उम्मीद पे तो दुनिया कायम होती है लक्ष्मण जी, लेकिन हाँ एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा कि ये जो स्थानीय मार्केट में स्थानीय संस्थागत निवेशकों को ताकत मिली विदेशी संस्थागत निवेशकों का सामना करने की, वो आम छोटे छोटे निवेशक जो शेयर बाजार से जुड़े हैं कोविड के पश्चात, उनकी बदौलत मिली. और मैं ये बिल्कुल चाहूंगा कि कल जब माननीय वित्त मंत्री जी बजट पेश करें तो और प्रयास हो कि और लोग हमारे नागरिक कैसे जुड़ सकते हैं, उनको अवगत कराया जाए, उनको ज्ञान दिया जाए. और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से जो एक सिंगल डिजिट प्रतिशत है हमारी जनसंख्या की जो शेयर बाजार से जुड़ी हुई है, अगर वो आने वाले समय में थोड़ी बहुत और बढ़ जाती है तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही सक्षम और मजबूत शेयर बाजार होने की संभावना है. और एक छोटी बात, शेयर बाजार को लेकर के भी जो कर लगते हैं वहां पर भी लोगों का अनुमान है, पिछले 1 हफ्ते से लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, और काफी लोग मानते हैं कि शेयर बाजार से जुड़े हुए जो कर के दर हैं वहां पर भी कुछ रियायत दी जाए. बिल्कुल, ये बजट तो ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर जगह से मांगा ही जाता है कहीं से कुछ रियायत मिल जाए. शेयर बाजार वाले शेयर बाजार में टैक्स की कटौती की मांग करते हैं, टैक्स में कटौती की मांग करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्री को इंसेंटिव की मांग करते हैं. इसी नोट के साथ अपने शो को यहीं मैं समाप्त करता हूं, और उम्मीद करें कि बजट में जो यहाँ से संकेत मिले हैं उसकी कुछ झलक देखने को मिले और हर किसी को बजट पसंद आए. आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए.
और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।